दोस्तों, मेरा नाम संजना है। मेरी शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफर करके ससुराल में आ गई थी। ससुराल पहुंचते ही मुझे कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस बैठे बैठे रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी झलक उनकी तरफ देखा तो वो एकदम मुझे गंवार सा लगा। रंग उसका थोड़ा सांवला था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यह देखना भी बहुत बुरा लगा। उसकी यह हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और वो मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रौनक गायब सी हो गई थी। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, खुद की जमीन है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे खानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का जन सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति प्रदीप पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। क्या हुआ तुम्हें? संजना, तुम ठीक तो हो? और ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं मेरे मुंह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को शीशे में देखो, फिर बात करना। मुझसे न तो पढ़े लिखे हो, न तो देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुमने क्या देखा जो मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लगी तो वह चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, संजना, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? मैं बोली, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं जिससे प्यार करती हूँ वह तुमसे 1000 गुना अच्छा है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वो बाहर चला गया। मगर ये सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे स्कूल का ही था। कुछ दिन हम मिले और फोन नंबर एक्सचेंज की और फिर हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। मैं अभी भी अपनी किस्मत को बैठे रो रही थी। कुछ देर बाद प्रदीप वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वो शायद रोकर आया था। उसने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर लेटकर सो गई। काफी दिन यूं ही बीत गए ना। मैंने प्रदीप से कोई बात की और ना प्रदीप ने मुझसे। वो दिन निकलते ही खेतों में चला जाता। शाम में थक हार कर जब घर वापस आता, उसके मिट्टी और खाद से मैले कपड़े और पसीने में पूरा शरीर भीगा रहता, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वो कमरे में चला जाता था और नहाकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरी ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिनों से मैं आधी रोटी खाती और उठ जाती। प्रदीप शायद ये समझ गया था कि मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वह अब खुद आधी रोटी खाकर उठ जाता और मैं भरपेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रदीप सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फोन था वो मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर प्रदीप से फोन मांगा और बोला कि मुझे अपने आशिक से बात करनी है। मेरी बात सुनकर प्रदीप फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया और श्याम को फोन मिलाकर बात करने लगी। मैंने श्याम से बताया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। वो भी मेरी बातें सुनकर परेशान सा हो गया था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई कि प्रदीप मेरे पास ही है, लेकिन मुझे इस बात का भी कोई गम नहीं था कि वो मेरी बातें सुन रहा है। और मेरी बातों को सुनकर प्रदीप ने चुपचाप चादर जमीन पर बिछाकर लेट गया। अब तो
ये मेरा रोज का काम हो गया था। मैं प्रदीप से फोन लेती और श्याम से बातें करने लगती। श्याम मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो मैं बात करने के लिए बाहर चली गई। सब सो गए थे, प्रदीप भी सो गया था। मैं बाहर खड़ी श्याम से बात कर रही थी कि अचानक पीछे से मेरे देवर ने आकर मुझसे फोन छीन ली और बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए आशिक बना रखे हैं, शर्म नहीं आती जरा भी? पता नहीं कब से मेरी बात सुन रहा था वह जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरों से निकलकर आ गए और प्रदीप भी आंख मसलते हुए आया और तेज आवाज में बोला, क्या हुआ, क्या बात है? इतनी रात को क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सब मुझे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मैं मन ही मन खुश हो रही थी। अब इनको सारी सच्चाई पता लग चुकी है। अब ये लोग मुझे घर भेज देंगे और फिर मैं श्याम से शादी कर लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रदीप ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया। बोला, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है, इसमें मुझे पहले से ही बता रखा है। ये बोलकर उसने सारी बात खत्म कर दी थी और सब अपने कमरे में चले गए। मैं और प्रदीप भी अपने कमरे में आ गए और मैं कमरे में आते ही उससे लड़ने लगी, क्योंकि मुझे इस पर अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बोलने लगी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था, तुम सब जानते हो कि मैं किससे बात करती है और आज सबको पता लग ही गया था, तुम मुझे इस घर से निकाल सकते थे। फिर मेरे मम्मी पापा को मजबूर होकर मेरी शादी श्याम से करनी पड़ती, लेकिन तुम्हारी बकवास ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तब भी मैं तुम पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की जब मेरी भी इज्जत है। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो 2-3 दिन में मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके खुद पर सारा इल्जाम लेकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम शौक से शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पहली बार उसके लिए मेरी भावनाएं बहने लगी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बातें श्याम को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम शहर आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया और 2-3 दिन बाद प्रदीप के साथ श्याम के बताए पते पर शहर पहुंच गई और प्रदीप से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मैं श्याम से शादी करूंगी। वो बोला, 1-2 दिन में इसी पते पर तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, और वो वहाँ से चला गया। मैंने श्याम के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा श्याम ने ही खोला। मुझे देखकर वह खुश हो गया। मैं घर के अंदर आ गई। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने मुझे बोला था कि मैंने घर में सबको बता दिया है। खाली कर देखकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने बोला, कमरे के अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और उसने मेरे साथ अपनी फोटो भी ली और किसी को भेजने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो तो बोला, तुम्हारे देवर को, और यह बोलकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद उसके फोन पर उसी नंबर से मैसेज आया। मैंने देखा तो लिखा था, लड़की तो लाजवाब है पर मैं इसकी कीमत 1 लाख ही दूंगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता। मेरे साथ मैं वहाँ से भाग आई और रोते रोते अपनी ससुराल पहुँच गई। मुझे घर पर देखकर प्रदीप चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ? बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसको न चाहते हुए भी सारी बात बताई। उसने सारी बात सुनी। बोला, कुछ नहीं, मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वह हमेशा की तरह अपनी चादर नीचे बिछाकर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात रोती रही और प्रदीप के साथ किया गया गंदा व्यवहार मुझे बहुत परेशान कर रहा था। फिर कुछ देर बाद श्याम का फोन आया। मैंने फोन नहीं उठाया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई तो मैंने देखा कि प्रदीप अपने बिस्तर में नहीं है, क्योंकि रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह होते ही सूरज से माफी मांग लूंगी और उसे अपना लूंगी, क्योंकि उससे ज्यादा मोहब्बत और खुशियाँ मुझे कोई और नहीं दे सकता था। यह बात मुझे समझ आ गई थी।
क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से ही होती है और मेरे प्रदीप का व्यवहार बहुत अच्छा था। खैर शाम हुई और प्रदीप घर आए। मैंने प्रदीप से माफी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन प्रदीप ने मुझे कुछ नहीं बोला और कुछ पेपर दिए और कहा कि इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला और वह चले गए। मैं रोती रही और सोचा रात में फिर से माफी मांगूंगी। कुछ देर बाद वो कमरे में आए और अपनी चादर उठाकर नीचे सोने लगे। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह ऊपर बेड पर है। और मैं प्रदीप के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। उसने मुझे उठाया और बोला, वो पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो ऐसे नहीं रोती। मैंने बेड पर रखे पेपर उठाए और देखा तो वह जमीन के पेपर थे। कुछ जमीन प्रदीप मेरे नाम कर रहा था और कुछ अपनी माँ को नाम पर। यह देखकर मुझे यकीन न हुआ और मैं दंग रह गई। कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रदीप अपनी जमीन मेरे नाम क्यों कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो वो बोला, मैं कल शहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने मुझसे उन पेपर पर साइन ली और सुबह शहर चले गए। मैंने 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से प्रदीप का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आए। और चौथे दिन उनका एक दोस्त उनके मृत शरीर को लेकर घर आया। ये देखकर घर में कोहराम मच गया। मैं तो यह देखकर बेहोश ही हो गई, क्योंकि से यह सदमा बर्दाश्त ही ना हुआ। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैं खूब जोर जोर से रोने लगी और उसके दोस्त ने बताया कि प्रदीप को 2 महीने पहले ही पता लगा कि उसे ब्लड कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से न जाने क्या उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे वह इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। ये सुनकर मुझे और भी झटका लगा, क्योंकि यह शायद मेरी वजह से हुआ था। 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा कि प्रदीप के दोस्त ने दिया है उसे। प्रदीप ने दिया था और तुम्हें देने के लिए बोला था। मैंने उनसे बोला कि मम्मी, प्रदीप तो अनपढ़ था। फिर लेटर कैसे लिखा मेरी सास ने? मुझे बताया कि वह बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी उसने नहीं बताया। मैं चुप रह गई, क्योंकि मैंने कभी प्रदीप से उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं भागकर अपने कमरे में आई और उस लेटर को पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। चाहता तो कोई अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे। और जिस वजह से मैं खेती करता था, लेकिन जब शादी की रात तुमने मुझे बोला कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन जब तुम अपने प्रेमी से बातें करती, ऐसी बातें जिन पर तुम्हारा पति होने के कारण अधिकार सिर्फ मेरा था, तो मुझसे बर्दाश्त ना होता और मेरा दिल टूट जाता और मैं खून के आंसू रोता था। और इसीलिए शायद मुझे यह बीमारी हो गई। और जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की कुछ जमीन तुम्हारे नाम कर दी, जिसके बाद तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। और हाँ, तुम आजाद हो, तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो। ये सब पढ़कर मैं बहुत ज्यादा रोई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने इतने अच्छे पति को खो दिया था और आज मेरी उम्र 30 साल हो गई है और आज भी मैं प्रदीप की विधवा बनकर जी रही हूँ और उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उसे गए अब भी कुछ ही दिन ही हुए हैं और अभी अभी मैंने उसका लेटर पढ़कर रखा है, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए आज भी रोती हूँ। इसीलिए सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि किसी बेहतर के लिए बेहतरीन को कभी मत खोना, क्योंकि पूरी जिंदगी रोने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। आपने आज की कहानी से क्या सीखा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लव यू।